Hello and welcome to our YouTube channel where we are continuing the series of class 10th NCERT as we have started this initiative and I had already promised you that I'm going to complete the whole series, whole book. So let's start with the third chapter which is your water resources. वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। वाटर क्या है? वाटर बहुत ही एसेंशियल है आपके लाइफ के लिए, है ना। हर चीज़ में वाटर की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्शन हो, ठीक है, कंजप्शन हो, ठीक है। तो वही चीज़ों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कुछ डिटेल में, जैसे इस बुक में दिया हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि 3/4 जो है अर्थ का सरफेस ये कवर्ड है विथ वाटर, लेकिन कुछ स्मॉल पोर्शन है, कुछ ही स्मॉल प्रोपोर्शन है इस 3/4 में से, मतलब 75% में से कुछ ही प्रोपोर्शन है जो कि फ्रेश वाटर है, ठीक है। और हम जो फ्रेश वाटर हम जो ऑब्टेन करते हैं वो हम सरफेस रन ऑफ से ऑब्टेन करते हैं और ग्राउंड वाटर से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जो कि कंटिन्यूअली क्या हो रहा है, रिन्यू हो रहा है और रिचार्ज भी हो रहा है। जो भी वाटर, ठीक है, जितने भी वाटर हैं, ऑल द वाटर, ठीक है, मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रो मतलब क्या है? पानी। तो इस साइकिल से मूव होती है सारी की सारी पानी। और इससे क्या इंश्योर होता है? इससे इंश्योर होता है कि वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल मतलब जो कि ख़त्म नहीं होगा, ये रिन्यू होते रहता है, रिचार्ज होते रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर भी 3/4 वाटर है, ये सब इतना सारा ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज को माना जा रहा है, फिर भी क्यों ग्लोब में कुछ जगहों पे उसको वाटर स्कैर्स बोला जाता है, वाटर की कमी है वहाँ पे ऐसा बोला जाता है। या फिर ऐसा भी आपने सुना है कि ग्लोबल साइंटिस्ट्स वगैरह सब बोल रहे हैं कि 2025 तक 2 बिलियन पीपल जो हैं वो रहेंगे एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी में रहेंगे। वैसे क्या है? तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देखिए जैसे ही हम बात करते हैं वाटर शॉर्टेज का तो हमारे दिमाग में कौन से रीजन्स आते हैं पता है? वो रीजन्स जहाँ पे लो रेनफॉल हो रही हो, जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया हो, ड्रॉट मतलब सूखा, सूखा जहाँ पे पड़ जाता है, बारिश नहीं होती, ठीक है, वो एरिया आ जाती है दिमाग में। या फिर हम इंस्टेंट मतलब उसी समय इंस्टेंट इमेज बनती है हमारे दिमाग में, विजुअलाइज हम करते हैं जो डेजर्ट्स है राजस्थान का उनको, या फिर जो वुमेन जो हैं वो बैलेंस कर रही हैं अपने सिर पे 4-4 5-5 मटके रख के, ठीक है, अदन पॉट्स जो हैं वो सब हमारे दिमाग में आते हैं। तो ये बात सही है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ जो वाटर रिसोर्सेज है ये वेरी करता है स्पेस और टाइम में। कहीं पे पानी बहुत ही कम डेप्थ पे है तो कहीं पे पानी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ पे है, कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा देर तक होती है, ठीक है, तो कहीं पे बारिश बहुत ही कम दिनों के लिए होती है। तो इसीलिए जो वेरिएशंस हैं सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बट लेकिन वाटर स्कैरसिटी जो है ये इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज़ कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। ज़्यादा अगर आप किसी भी चीज़ का एक्सेस अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर अनइक्वल एक्सेस होता है किसी भी चीज़ का तो वो फिर स्कैर्स होने लगता है, ठीक है, उसका सस्टेनेबल यूज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, ठीक है। तो वाटर जो है, दस वाटर scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent great demands for water एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। देख लीजिए वाटर स्कैरसिटी जो है वो आउटकम है लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन के, मतलब जो इतने बड़े जो पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है, ठीक है, और उसी की वजह से इतना अगर पॉपुलेशन होगा तो वाटर का डिमांड भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं, और अनइक्वल एक्सेस भी हो जाता है, किसी को ज़्यादा है किसी को कम है। इससे सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ की ही बात नहीं है, लेकिन इसके साथ में डोमेस्टिक तो यूज़ हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो फूड भी तो ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा, फूड ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा वाटर यूज़ करना होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करोगे उतने ही वाटर रिसोर्स को भी आप ओवर एक्सप्लॉइट करोगे। तो इसी वजह से क्या होगा, इरीगेटेड एरिया आप क्या करना चाहोगे, फूड को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए इरीगेटेड एरियाज़ को आप बढ़ाना चाहोगे, वो भी जब ड्राई सीज़न का एग्रीकल्चर के लिए, जब ड्राई सीज़न है, जब बारिश नहीं हो रही है उस समय अगर आप इरीगेट कर रहे हो तो क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर जो लेवल्स हैं वो डाउन होंगे कि नहीं होंगे। तो इरीगेटेड एग्रीकल्चर जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है वाटर का, ठीक है। इरीगेटेड एरिया मतलब पानी जो हम देते हैं, सिंचाई जो करते हैं खेतों में, वो सबसे बड़ी कंज्यूमर है वाटर की, ठीक है। और नाउ इट इज़ नीडेड टू रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। अब समय आ चुका है कि हम ऐसा कुछ रिवोल्यूशनाइज करें, कुछ ऐसा कुछ नया तकनीक लाएं जिससे जिससे ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब जो कि सूखा भी पड़ा हो तो भी वो उसको सह ले, ऐसा कोई क्रॉप हम ला सकें। या फिर ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स लाएं, ठीक है, जो कि ड्राई फार्मिंग, ठीक है ना, मतलब जिसमें पानी की इतनी ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है।
ये ऐसा कुछ कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में जब आप पेंसिल राइटिंग कर रहे हो। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिखाया है कि कैसे जो वुमेन हैं, ठीक है, वो कैसे ठीक है, सारे सारे जो भी अपना यूटेंसिल्स लेके वहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हंडी वगैरह लेके खड़े हैं वहाँ पे, ताकि वो पानी ले सकें। ऐसा हाल हो जाता है जब पानी कमी होती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे फार्म्स में या बहुत सारे जो लोग हैं वो ओन करते हैं खुद का वेल या ट्यूब वेल्स, है ना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जिसके पास खुद का ट्यूबवेल होगा, खुद का वेल होगा, वो अपनी मर्ज़ी से पानी चलाएगा और गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दे रही है, ठीक है। तो इससे होगा क्या? यही सब होने वाला है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ था, देखिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत सारा इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ी, अर्बनाइजेशन हुआ, है कि नहीं। तो इसी से बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला हमको। और आज के डेट पे जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, ठीक है, एमएनसीज वगैरह हैं, वो सब कॉमन हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत कॉमन है ये, है ना। अभी अगर आप देखें तो जो इंक्रीजिंग जो नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो दिन पे दिन इंडस्ट्रीज़ जो बढ़ते जा रहे हैं, ये मैटर मतलब ये जो पानी का जो मैटर इसको और भी ख़राब करते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब पानी की कमी और भी होती जा रही है उससे। जो फ्रेश वाटर जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखिए फ्रेश वाटर तो जितना था वो तो उतना ही है, और उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी का जो रेशियो था वो तो बढ़ते ही जा रहा है ना, ठीक है। मान लीजिए पहले एक एप्पल था तो उस पर एक ही आदमी खाने वाला था, अब एक एप्पल है उस पर 100 आदमी हैं, तो प्रेशर कितना बढ़ गया उस पर, है कि नहीं। वही चीज़ चल रहा है। तो इंडस्ट्रीज़ अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूज़र्स ऑफ वाटर, वो तो हैवी तो यूज़ करते ही हैं वाटर का, लेकिन साथ में उनको उनको करंट भी चाहिए होता है, मतलब पावर भी उनको चाहिए होता है। तो वो पावर भी उसी से लेते हैं, वाटर से ही लेते हैं। देख लीजिए इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली, देखा जाए तो 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जितना प्रोड्यूस होता है उससे 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिक से आता है, मतलब पानी से आता है, ठीक है। ठीक है, तो फिर क्या बोलता है कि ये तो हो गया कि कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, कितना प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा सिचुएशन ये है कि स्कैरसिटी में भी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। एक तो हो गया हमारे यूज़ होने के कारण स्कैरसिटी हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण, और दूसरा ये हो सकता है कि बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, कि वाटर का जो क्वालिटी है वही बिगड़ जाए। कैसे बिगड़ सकता है? मान लीजिए कि इवन इफ़ देर इज़ एम्पल वाटर, ठीक है, अगर ज़्यादा पानी है भी, ठीक है, लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें से अगर बहुत सारा अगर पॉल्यूट हो जाए, ठीक है, किसके द्वारा? डोमेस्टिक के द्वारा, मतलब घरेलू के द्वारा। अगर वो घर से अगर जो पॉल्यूशन जा रहा है वो जाके मिल जाए वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट्स मिल जाए, केमिकल्स मिल जाए, पेस्टिसाइड्स मिल जाए, फर्टिलाइज़र्स मिल जाए जो यूज़ हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो इससे वो वाटर जो है वो हज़ार्डस हो जाता है, मतलब ह्यूमन यूज़ के लिए वो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट नीड ऑफ द आर इज़ टू कंजर्व एंड मैनेज आर वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। हम नीड ऑफ द आर क्या है कि कंजर्व करें, मैनेज करें वाटर रिसोर्सेज को, सेफ गार्ड करें खुद को हेल्थ हजार्ड से, कि हेल्थ हजार्ड्स कुछ ना हो, डिजीज़ कुछ ना फैले, ठीक है। फिर फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, कंटिन्यू हो सके जो हमारा लाइवलीहुड है, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आर नेचुरल इकोसिस्टम, राइट। नेक्स्ट इज योर मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए ये जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैम्स वगैरह, ये सब अभी से ही अभी बनना शुरू में, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स है वो हमको ये बताती है कि एंशियंट टाइम्स से हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये सब, ठीक है। अलग अलग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जैसे डैम्स हो गया, हाँ, जो कि बनते हैं स्टोन रूबल से। फिर रिजर्वॉयर्स और लेक्स हो गए, एम्बैकमेंट्स हो गए, ठीक है, एंड कैनाल फॉर इरिगेशन, ये सब हम पहले से बनाते जा रहे हैं। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया एक बार अगर हम देखें तो 1st सेंचुरी BC में जो श्रृंगावेरापुरा है नियर इलाहाबाद, वहाँ पे अच्छा खासा एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, हाँ, जो कि चैनल करता था क्या, फ्लड वाटर को ऑफ द रिवर गंगा में अगर फ्लड आता था तो उस वाटर को ये चैनल कर लेता था। फिर उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बहुत ही पहले सम 200 BC के समय वो थे, नहीं 323 में तो धननंदा था, जिस समय आपके अलेक्जेंडर आया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो उस समय का बात चल रहा है ये, ठीक है।
कुछ 350 कुछ 300 BC के आसपास का बात चल रहा है ये, ठीक है। उस समय डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम्स ये सब बहुत ही अच्छे खासे से बिल्ड होते थे, बनाया जाता था। एविडेंसेस हमको मिली है अच्छी खासी इरिगेशन वर्क्स की। कहाँ से? कलिंगा से, मतलब उड़ीसा का पहला नाम, मतलब पुराना नाम था कलिंगा, वहाँ पे। फिर नागार्जुनकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, फिर बेन्नूर, देन कोल्हापुर, ठीक है। ये सबसे हमको मिला है, एविडेंस मिला है। फिर इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, एक बहुत ही बड़ा आर्टिफिशियल लेक था उस समय का, वो बना था 11th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में देख लीजिए टैंक बना था हौज खास दिल्ली में, जिसको बनाया था इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी से, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, फॉर सप्लाइंग वाटर टू सीरी फोर्ट एरिया, ठीक है। देन क्या है डैम्स, क्या है और वो कैसे हेल्प कर सकते हैं कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए वाटर। डैम जो है उसको ट्रेडिशनली बनाया जाता था ताकि वो रिवर को इम्पाउंड कर सके और रेन वाटर जो है मतलब रिवर को रोक सके, और रेन वाटर जो है इम्पाउंड मतलब क्या है कि उसको हेल्प करे, ठीक है। और रेन वाटर जो है दैट कुड बी यूज्ड लेटर टू इरीगेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरीगेशन, आज की डेट पे सिर्फ इरीगेशन के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी, ठीक है। फ्लड कंट्रोल के लिए भी, रिक्रिएशन के लिए, ठीक है। और फिर इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, ये सब के लिए यूज़ होता है। इसीलिए हम इसको मल्टीपर्पज़ बोलते हैं। सिंगल पर्पज़ तो कोई नहीं बोलना था, पर यहाँ पे इतने सारे उसके यूजेस हैं इसलिए हम उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो सतलज ब्यास जो रिवर है, वहाँ पे जो भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट, मतलब इन द सतलज ब्यास रिवर बेसिन, वो जो बेसिन में भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है वो यूज़ किया जाता है उस प्रोजेक्ट के वाटर को फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन, दो चीज़ों के लिए, देख रहे हैं ना। और वैसे ही हीराकुड प्रोजेक्ट जो है महानदी बेसिन में, वो इंटीग्रेट करता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल, राइट। ना मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हैं ये लॉन्च किए गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच। इसके साथ में इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच के साथ में इसको लॉन्च किया गया था मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि ये एक व्हीकल है जो कि नेशन को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के राह पे लेके चलेगा, राइट। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही प्राउडली ऐसा बोला था कि जो डैम्स हैं वो क्या हैं, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं। क्योंकि उनका रीज़न ये था, ऐसा बोलने के पीछे उनका रीज़न ये था कि इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकॉनमी विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट कर सकता है एग्रीकल्चर का और विलेज इकॉनमी का, वो भी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में, एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकॉनमी, राइट, ठीक है। रिसेंट ईयर्स में ऐसा देखा गया है जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं और ये जो लार्ज डैम्स हैं वो बहुत ही ग्रेट स्क्रूटिनी और अपोजिशन उनके तरफ हो रहा है, ठीक है। उनका बहुत ही अच्छा खासा एग्जामिनेशन हो रहा है, फिर वो उनका अपोजिशन भी बहुत हो रही है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। और रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द नेचुरल फ्लो। देखिए, आप रिवर के ऊपर डैम बना रहे हैं तो मैंने जैसे अभी आपको बोला कि इम्पाउंड करना, ठीक है, तो वो रिवर को थोड़ी देर तक रोकता है, उसका पानी रोक लेता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, नेचुरल फ्लो में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। ओके, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाएगा बॉटम में रिजर्वायर का, जो आप डैम बना रहे हो उसके नीचे सेडिमेंट्स, वो जो रिवर जो लेके आ रहे हैं सेडिमेंट्स, जो कि जिससे डेल्टा फॉर्म होता है, ठीक है, वो सेडिमेंट्स वहाँ पे जमा हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो स्ट्रीम है वो मतलब रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम बेड, ठीक है, एंड पुअरर हैबिटेट्स फॉर रिवर्स एक्वेटिक लाइफ। देखिए, रिवर में जो एक्वेटिक लाइफ रहती है उसके लिए भी हैबिटेट अच्छा नहीं रहा। डैम्स जो है अल्सो फ्रैगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर, देखिए डैम जो है वो क्या कर रहे हैं, वो रिवर्स को भी फ्रैगमेंट्स में तोड़ दे रहे हैं, टुकड़ों में कर दे रहे हैं, जिससे एक्वेटिक फौना जो है उसके लिए डिफ़िकल्टी हो जाता है कि वो माइग्रेट कर सके, ठीक है। जब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हैं और लार्ज डैम जो हैं, इन्होंने बहुत सारा इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स भी इनकी वजह से हो रखा है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन, ठीक है, ये सब इनकी वजह से हो रखा है। रेजिस्टेंस टू दिस प्रोजेक्ट्स, यही सब प्रोजेक्ट्स के रेजिस्टेंस में ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, ये सब रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, इसके पीछे प्राइमरी रीज़न ये है क्योंकि जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। बताइए, जहाँ पे वो हमेशा के लिए रहते थे, जहाँ से उनको लाइवलीहुड, लैंड वगैरह सब मिलता था, कंट्रोल मिलता था उनके वो रिसोर्सेज के ऊपर में, अब वो उसको छोड़ के जाना पड़ेगा उनको। क्यों उनको ऐसा करना पड़ेगा, ताकि नेशन का कुछ ज़्यादा भला हो सके, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको जो रीज़न्स अभी बोल रहा हूँ उसको आप समझिएगा, ठीक है। तो क्या ये जो लोकल पीपल हैं, ठीक है, अगर ये लोकल पीपल ही बेनिफिट नहीं हो पा रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट से, तो फिर कौन बेनिफिट होने वाला है,
उनको तो आपने वहाँ से हटा दिया ना, फिर वो बेनिफिट कहाँ हो रहे हैं, उनको तो लॉस हो रहा है ना, उनका ज़मीन वमीन सब गया, ठीक है, उनको जो कंट्रोल मिला था रिसोर्स वो भी गया। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इससे शायद उनको फ़ायदा हो, जो लैंड ओनर्स हैं, बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, उनको शायद उससे फ़ायदा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या फिर कुछ अर्बन सेंटर्स उनको फ़ायदा हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है या फिर सेव नर्मदा मूवमेंट जो है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मोबिलाइज़ की थी बहुत सारी ट्राइबल पीपल। एक केस स्टडी है ये, ठीक है। सॉरी, तो तबीयत ख़राब होने के कारण ऐसा कुछ बीच में डिस्टर्बेंस होता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है, कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने मोबिलाइज़ किया बहुत सारे ट्राइबल पीपल को, फार्मर्स को, इन्वायरमेंटलिस्ट को, ठीक है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को। किसके खिलाफ? सरदार सरोवर डैम जो बनाई जा रही है नर्मदा रिवर के ऊपर गुजरात में, उसके खिलाफ। ओरिजिनली ऐसा फोकस किया गया था कि जो एनवायरमेंटल इशूज़ है रिलेटेड टू ट्रीज़ दैट वुड बी सबमर्ज अंडर द डैम वाटर। ट्रीज़ जो हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे डैम वाटर के अंदर, आपको बहुत सारे ट्रीज़ भी काटने पड़ेंगे, लोगों को वहाँ से मोबिलाइज़ करना पड़ेगा, है कि नहीं। सब बहुत प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल इशूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। सेडिमेंटेशन हो जा रहा है रिजर्वायर का पानी, आप देख ही रहे हैं कि रिवर जो है फ्रेगमेंट हो जा रही है, एक्वेटिक फौना के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली ये फिर से रीफोकस किया है, द एम टू एनेबल पुअर सिटीजन्स स्पेशली द आउस्टीज क्या है? डिस्प्लेस्ड पीपल, ठीक है, आउस्टीज, हाँ, ये स्पेशली कौन है? ये डिस्प्लेस्ड पीपल है। टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसा फोकस कर रहा है कि आप पुअर सिटीजन्स को और ये जो आउस्टीज हैं इनको आप फुल रिहेबिलिटेशन दीजिए। आप यहाँ से हटा रहे हैं तो दूसरी जगह पे उनको रखवाइए प्रॉपर, ठीक है, और ये गवर्नमेंट दिलाना चाहिए, ऐसा बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सरदार सरोवर डैम जो है ये बिल्ट हो रहा है कहाँ पे? नर्मदा रिवर के ऊपर में, गुजरात में। ये लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स होगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, कवरिंग 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स को कवर करेगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है ये मीट करेगा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट एरियाज ऑफ गुजरात में देखिए 9490 विलेजेस के लिए, और राजस्थान में 124, मतलब 124 विलेजेस के लिए, राइट। अच्छा, इरिगेशन जो है हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए आप, जो पानी अगर मिल रहा है फार्मर्स को तो क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। फार्मर्स जो है शिफ्ट कर जाएंगे वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ। वाटर इंटेंसिव मतलब वो क्रॉप्स जिनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ऐसे क्रॉप्स की तरफ वो शिफ्ट होने, क्योंकि पानी मिल रहा है ना अब उनको, इरीगेशन उनको प्रोवाइड हो रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे बहुत सारा इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस आ सकता है, जैसे सेलिनाइजेशन हो जाएगा, मिट्टी जो सेलिनाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एट द सेम टाइम वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब जो सोशल लैंडस्केप है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब सोशल गैप जो है बिटवीन रिच लैंड ओनर एंड द लैंडलेस पुअर, ठीक है, इनके बीच का सोशल गैप भी क्या हो सकता है? इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। तो सोशल गैप भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, देख रहे हैं। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि गुजरात में, इन गुजरात द साबरमती बेसिन जो है, फार्मर्स, साबरमती बेसिन के जो फार्मर्स हैं, ये बहुत ही मतलब एजिटेट हो रखे थे, ठीक है, बहुत ही खिलाफ में, किसी चीज़ के खिलाफ में हो गए थे या गुस्सा हो रखे थे, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट कॉज्ड अ राइट, और इससे एक राइट हो जाता है ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज़, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में वाटर सप्लाई दे रहे हो, उसके लिए ये यहाँ पे राइट भी हो रखी थी, ठीक है। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट्स के में जब सूखा पड़ा हुआ है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो हैं वो भी बहुत कॉमन हो रहे हैं, ठीक है। ये शेयरिंग कॉस्ट के ऊपर में और बेनिफिट्स के ऊपर में, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को लेके इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट भी हो रही है। अब आपको इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट वगैरह आपको पढ़ना होगा पॉलिटी में से, ठीक है। आपका वैसे रिवाइज हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना इसी बहाने, है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डू यू नो कि कृष्णा और गोदावरी जो डिस्प्यूट है ये क्यों है? इसको ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय, इसको किसने रेज किया है? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको रेज किया है, ठीक है। ये जो मतलब डाइवर्सन हो रहा है बहुत सारा पानी का एट कोयना एक डैम है, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो कोयना में ये मतलब महाराष्ट्र में नहीं है, सॉरी, तो ये कोयना में सब वाटर क्या हो रहा है? डाइवर्स हो रहा है, ठीक है, फॉर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कोयना कहाँ पर है। मेरे हिसाब से तो महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। अच्छा, दिस वुड रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट विथ एडवर्स कंसिक्वेंसेज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देख लो, तो महाराष्ट्र से जो पानी आ रही है तो कोयना डैम में रह जाएगी, मान लीजिए कोयना डैम में अगर वो पानी रह जाएगी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के लिए, तो फिर जो डाउन स्ट्रीम जो फ्लो होना है, मतलब जो नीचे वाले स्टेट्स में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में जो मिलना है वहाँ पे तो कम मिलेगा ना। तो इसके बहुत ही गंदे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए। तो यही वो बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं कोयना कहाँ पर है।
कोयना, यस कोयना। देखिए यहाँ पे तो मैप के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, कोयना महाराष्ट्र में ही है बिल्कुल। और ये कृष्णा रिवर के ऊपर बन रहा है, नागार्जुना सागर भी कृष्णा के ऊपर है, तुंगभद्रा भी कृष्णा के ऊपर ही है एक हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन क्या है कि तुंगभद्रा जो है वो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर खुद ही बन रहा है, ठीक है। तुंगभद्रा जो है 2 रिवर को मिला के बनती है, तुंगा और भद्रा। आपको और भी कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे नागार्जुन कृष्णा के ऊपर ही श्रीशैलम डैम है, ठीक है, अलमाटी डैम है, ठीक है, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। फिर वैसे ही गोदावरी के ऊपर भी एक बहुत ही फेमस है, उसको हम बोलते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है ये, पोलावरम प्रोजेक्ट है, ठीक है, पोलावरम, ठीक है। फिर वैसे देख लीजिए कावेरी के ऊपर में क्या है आपका, मेट्टूर डैम है, ठीक है, मेट्टूर। देन पेरियार रिवर के ऊपर पेरियार है, मुल्ला पेरियार, ठीक है, अभी उसका बहुत सारा इशू चल रहा है, ठीक है, मुल्ला पेरियार का, कि केरला बोल रहा है कि हम 137 फीट तक की ऊंचाई रखेंगे, मतलब पानी का रखेंगे, और उधर वो आपका जो तमिलनाडु है वो बोल रहा है कि नहीं, हमको तो 142 फीट तक चाहिए, ठीक है, ऐसे कुछ चल रहा है। और मुल्ला पेरियार नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुलैयर और पेरियार 2 नदियाँ हैं, उनसे मिलके उनका पानी ये रोकता है, तो इसलिए इसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम, ठीक है। और ये कुछ 1800 के समय बनी थी, ठीक है, और 999 ईयर्स के लिए लीज़ पे ले लिया है इसको तमिलनाडु ने लिया है, जिसके लिए वो रेंट पे करता है केरला को। देखिए वो जो डैम है, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो डैम है ये सिचुएटेड है केरला में, पर इसका ओनर कौन है, इसका ओनर है तमिलनाडु। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये 1800 कुछ ईयर में उस समय इन्होंने 999, ठीक है, मतलब 999 ईयर्स के लिए उसने लीज़ पे ले रखा है, किसने, तमिलनाडु ने ले रखा है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए, इसलिए मैंने बता दिया। और भी यहाँ पे बहुत सारे डैम्स हैं, ये आपको अगर आप देख लें तो बहुत अच्छा है कि सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर में, महानदी के ऊपर है हीराकुड, है ना, यहाँ पे दामोदर के ऊपर है पंचेट एंड कोनार, ठीक है, और यहाँ पे ही आपको मैथोन भी मिलेगा, तिलैया भी मिलेगा, ठीक है। देन आपको रिहांड मिलता है, रिहांड, ठीक है, डैम है। फिर देखिए आप यहाँ पे आपको चंबल रिवर और कोटा बैरेज मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, ठीक है। फिर गंगा के ऊपर में आपको नौरौरा मिल रहा है, राइट। अच्छा, टेहरी डैम आपको मिल रही है ऊपर में उत्तराखंड में। भाखड़ा नंगल अभी भी हमने पढ़ा था, सतलज के ऊपर में और व्यास के ऊपर में बना हुआ है, ठीक है। ओके, सलाल प्रोजेक्ट है यहाँ पे चिनाब के ऊपर, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखें तो अच्छा है, या फिर आपको और भी बहुत सारे लिस्ट हैं, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि बुक में नहीं दिया है। देन कम्स योर, क्या बोल रहे हैं आप, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट्स का जो बहुत सारा जो ऑब्जेक्शन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है ड्यू टू फेलियर टू अचीव द पर्पज़। क्या पर्पज़ था एक्चुअल में, इसको क्यों बनाया गया था, पर्पज़ ये था कि डैम्स को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फ्लड्स जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे, पर ये उल्टा हो गया, इसने फ्लड्स को ट्रिगर कर दिया। क्यों, क्योंकि सेडिमेंटेशन लोड बढ़ रहा है ना डैम में, वो जो सेडिमेंट्स जो रिवर लेके आ रही है वो ला के डैम के फ्लोर पे ला के जमा कर रही है, तो डैम का जो डेप्थ है वो तो कम होते जा रहा है, तो पानी जितना वो पहले रख पाता था अपने पास में अब उतना नहीं रख पाएगा, तो फ्लड का जो एक्सेस वाटर है तो बाहर फ्लो हो जाएगा ना। अच्छा और ऐसा ही नहीं है, जब बहुत ज़्यादा अगर डैम का एक लिमिट होता है कि उससे ऊपर वो पानी नहीं रखेगा, अगर उससे ऊपर पानी आ रहा है तो उसको छोड़ना पड़ता है पानी। अब सोचिए कि जिस समय फ्लड आती कब है, जब हैवी रेन होती है कि नहीं, तो उसी समय अगर आप पानी को छोड़ेंगे तो उसमें से अगर आप डैम में से रिलीज़ करेंगे पानी, तो इससे क्या हो सकता है, जो फ्लड नहीं भी आने वाला था वो फ्लड अब आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले तो उतना पानी अट जाता था, पर अब 5 साल के बाद में नहीं अट रहा है, क्योंकि वहाँ सेडिमेंटेशन लोड ज़्यादा हो गया है, तो डेप्थ कम हो गई है। पहले उतना पानी हट जाता, पर अब सेडिमेंटेशन की वजह से उतना पानी नहीं हटेगा। तो यही सब बोल रहा है, आप समझने की कोशिश करिए इस बात को, ठीक है। अच्छा, तो ये सब अनसक्सेसफुल हो रखी है ना, और इससे फ्लड भी एग्रावेट हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है फ्लड। महाराष्ट्र गुजरात में आपने सुना होगा कि वाटर को उन्होंने रिलीज़ किया था हैवी रेंज के समय ही, तो इससे फ्लड ज़्यादा हो गया महाराष्ट्र गुजरात में 2006 में। अच्छा, और इसकी वजह से सॉइल इरोजन भी बहुत हो जाता है। जो सेडिमेंटेशन है उसका मतलब ये भी है कि जो फ्लड प्लेन्स है, ठीक है, फ्लड प्लेन्स जो है रिवर के साइड के फ्लड प्लेन्स, उसमें सिल्ट नहीं है, क्योंकि रिवर तो अब वो सिल्ट वहाँ पे सब जमा करके आ गई ना डैम में, ठीक है। और नेचुरल फर्टिलाइज़र सिल्ट, वो जो सेडिमेंटेशन है वो जो फ्लड प्लेन्स पे आके जो आती है वो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, आपने पढ़ा ही था, भंगार, खद्दर, है ना, खद्दर वॉज द फर्टाइल वन, राइट, भंगार इज़ ऑल्सो द फर्टाइल वन, ठीक है। वो तो सब एलुवियल में ही आते हैं, एलुवियल कम्प्लीटली होली उसको हम फर्टाइल जैसे ही देखते हैं, ठीक है, और इससे लैंड डिग्रेडेशन भी हो जाता है, राइट। तो अब देखिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की वजह से अर्थक्वेक्स भी हो रहे हैं,
एक एक रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होता है, ठीक है। अर्थक्वेक्स के 5 या 6 टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे एक केमिकल एक्सप्लोजिव इंड्यूस्ड है, ठीक है, माइनिंग इंड्यूस्ड है, ठीक है। वैसे ही एक रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड भी है, कि रिजर्वॉयर के प्रेशर से अर्थक्वेक आ जाए। तो और फिर ये वाटर बॉर्न डिजीजेज भी कॉज कर रही है, पॉल्यूशन भी लाती है, जिसकी वजह से एक्सेसिव मतलब पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर करे तो पॉल्यूशन भी हो जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि वाटर को हार्वेस्ट करना, वाटर को रोकना, वाटर को अपने पास रखना, ठीक है, जिससे हम उसको फिर बाद में चल के यूज़ कर सकें जब वाटर की कमी हो, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में सोफिस्टिकेटेड मतलब अच्छी खासी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर तो होती थी, ठीक है, देयर एग्जिस्टेड, एंड उसके साथ में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी होता था, ठीक है। तो अभी ये जो साइंटिस्ट वगैरह ये सब जो हैं, इन लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ चलें, ठीक है। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट तो हैं ही, पर वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये हमको एक अल्टरनेटिव जैसा हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि एंशिएंट इंडिया में भी हम ऐसा बनाते थे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, ठीक है। जो हिल्स जो हैं, माउंटेन रीजन्स जो हैं, वहाँ पे पीपल, वहाँ के जो लोग हैं वो डाइवर्सन चैनल्स बनाते थे, लाइक द गल्स एंड कुल्स, ठीक है, ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज़ फॉर एग्रीकल्चर। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ मालूम पड़ा, गल्स और कुल्स कहाँ पे? वेस्टर्न हिमालयाज़ फॉर एग्रीकल्चर, राइट। ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है। फिर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पर्टिकुलरली इन राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में। देन जो एरिड और सेमी एरिड जो रीजन्स हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, वहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाते हैं टू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर। अब एरिड और सेमी एरिड है वहाँ पे, तो एग्रीकल्चर इतना अच्छा खासा हो नहीं पाएगा, तो उसको कन्वर्ट कर दिया किस में? रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में, जो कि अलाउ करेगा वाटर को वहाँ पे रहने के लिए, और सॉइल को भी मॉइस्टन करेगा, ठीक है। जैसे खादीन्स है इन जैसलमेर एंड जोहार्स इन द पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, तो आपको याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कैसे हैंड पंप के द्वारा आप रिचार्ज कर सकते हो ग्राउंड वाटर को। देखिए, छत पे सारा पानी आगे रहा, छत से एक पाइप से आ गया, वो हैंड पाइप से जो नीचे जो होल किया हुआ है उससे वो ग्राउंड में चले जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्या है? दूसरा है रिचार्ज थ्रू एबेंडन डग वेल है, उसको आपने छोड़ दिया है, अब उसको आप यूज़ नहीं करते हो, तो उससे भी आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है कि सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में, जो राजस्थान के पार्टिकुलरली इन बीकानेर, फालोड़ी एंड बाड़मेर, ठीक है, ये सब एरिया में ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस, जितने भी हाउसेस हैं, वो ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स, उनके पास में अंडरग्राउंड टैंक्स हुआ करती थी, या फिर टंकास भी हुआ करते थे। टैंक्स बोल लीजिए, टंकास बोल लीजिए, फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करते हैं वहाँ पे, जब पानी की कमी हो तो वहाँ से वो पी सकते हैं, है कि नहीं। जो रेन वाटर जो है उसको आप स्टोर कर सकते हो, कैन बी स्टोर्ड इन टंकास टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, नेक्स्ट रेनफॉल तक आप उसको स्टोर कर लोगे, ठीक है। और वो तब बहुत ही अच्छा खासा रिलायबल सोर्स होता है जब ड्रिंकिंग वाटर हर जगह सूख गया है और कहीं पे ड्रिंकिंग वाटर मिल नहीं रहा है, तब ये बहुत अच्छा खासा रिलायबल सोर्स हो जाता है आपके लिए, ठीक है। वो भी पार्टिकुलरली कब? समर्स में। जो रेन वाटर्स है या फिर पलार पानी, ठीक है, पलार पानी, ये कॉमनली रिफ़र किया जाता है इन्हीं पार्ट्स में जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, उन पार्ट्स में हम इसको कॉमनली रिफ़र करते हैं, और इसको कंसिडर किया जाता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर का, राइट। नाउ जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस कहाँ पे है? शिलांग में और मेघालय में। आप देखिए, शिलांग में ही एक्चुअली। शिलांग कहाँ का कैपिटल? मेघालय का। अच्छा, इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम जो है सिचुएटेड है सिर्फ 55 किलोमीटर, ठीक है, अवे फ्रॉम शिलांग। और ये दो जो एरिया हैं, ये रेनफॉल हाईएस्ट रिसीव करते हैं पूरे वर्ल्ड में। फिर भी ये जो स्टेट कैपिटल है शिलांग, ये फेस करता है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की यहाँ पे बहुत शॉर्टेज है। तो इसी वजह से जितने भी हाउस होल्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, सिटी में, उनके पास में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होती है। नियरली अगर देखा जाए तो 15 से 25% का जो टोटल वाटर जो रिक्वायरमेंट है हाउस होल्ड का, वो आती है कहाँ से? वो इसी रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग से आती है, राइट। आज की डेट में अगर आप वेस्टर्न राजस्थान में देखें तो ये जो रूफ टॉप का जो प्रैक्टिस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ये डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्लेंटी ऑफ मतलब अच्छा खासा वाटर उनको अवेलेबल हो गया है इंदिरा गांधी कैनल के थ्रू। लेकिन फिर भी कुछ हाउसेस हैं जो कि अभी भी मेंटेन कर रहे हैं टंकास, ठीक है, टंकास को अभी भी वो मेंटेन करते हैं। फॉर्चुनेटली ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो पार्ट्स हैं रूरल और अर्बन इंडिया में, वहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है वो सक्सेसफुली अडॉप्ट किया गया है, ताकि वो स्टोर कर सके, कंजर्व कर सकें वाटर को। जो गेंडाथूर है, गेंडाथूर, ठीक है, इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे, ठीक
जो गेंडाथूर है ये एक रिमोट बैकवर्ड विलेज है मैसूरू कर्नाटका में, ठीक है। यहाँ पे विलेजर जो हैं उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है हाउस होल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिससे वो मीट कर सकते हैं अपने वाटर नीड्स को। 200 नियरली 200 हाउस होल्ड जो हैं 200 हाउस होल्ड्स उन्होंने इंस्टॉल किया है ये सिस्टम को। एंड द विलेज हैज़ अर्न द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर। ओके, इनको बोला गया है कि ये रिच है रेन वाटर में, है ना। अच्छा, जो गेंडाथूर है वो रिसीव करता है एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 1000 मिलीमीटर एंड विथ 80% ऑफ द कलेक्शन एफिशिएंसी एंड ऑफ अबाउट 10 फिलिंग्स एवरी हाउस कैन कलेक्ट एंड यूज़ अप टू 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर एनुअली। समझ में रहे हैं आप, 50,000 लीटर्स ये एनुअली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फ्रॉम द 200 houses the net amount of rain water harvested annually amounts to 1 lakh लीटर्स। देखिए 1 लाख लीटर्स ये वाटर हार्वेस्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, है कि नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। सॉरी। देन तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट। देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो एक स्टेट ने ऐसा कुछ रूल अगर कुछ रेगुलेशन बनाया है जिससे सारे के सारे घर वालों को, सारे के सारे हाउस होल्ड्स को, ऐसा हाउसेस को अपने ऊपर रूफ के ऊपर में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, ठीक है। और अगर कोई नहीं करता है तो उसको पनिश भी किया जाता है डिफ़ॉल्टर के रूप में। अब देखिए यहाँ पे कुछ इरीगेशन सिस्टम बता रहा है जिसकी वजह से पानी जो है उसका कम यूज़ हो सकता है खेतों में, पानी को आप जुडिशियसली अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सस्टेनेबल यूज़ हो सकता है उसका। देखिए बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम यहाँ पे देखिए, ठीक है। वो क्या करते हैं कि बैम्बू को यूज़ करते हैं जिससे वो ड्रिप क्या है, ड्रॉप, ठीक है, बिल्कुल जहाँ पे चाहिए वहीं पे पानी जाए। तो मेघालय में 200 साल पुराना सिस्टम है ये टैपिंग का, ऑफ टैपिंग स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम में से पानी लेते हैं और स्प्रिंग वाटर में से बाय यूजिंग बैम्बू पाइप्स, राइट। अच्छा, 18 से 20 लीटर जो वाटर है वो एंटर करती है बैम्बू पाइप सिस्टम में और ये ट्रांसपोर्ट होती है ओवर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, ठीक है। एंड फाइनली रिड्यूसेस टू 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट, 20 से 80 ड्रॉप्स पर मिनट एट द साइट ऑफ प्लांट। तो अच्छा खासा ही है, बढ़िया है। बैम्बू पाइप्स आर यूज टू डाइवर्ट पेरिनियल स्प्रिंग्स एंड ऑन द हिल टॉप्स टू लोअर रीचेस बाय ग्रेविटी, है ना, वही ऊंचाई से नीचाई पे आएगा तो पानी तो आ ही जाएगा ना। अच्छा, तो ये आपको पता चल गया क्या, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ये इतना ही था इस चैप्टर में और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।